करेंगे कराची का, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जीतने की वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने पेश करूँ, और आपके जो सवालात होंगे इस सिलसिले में उनका भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ जवाब देने का। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 का है, उसमें हमने आज से साल डेढ़ साल पहले ही कहा था कि जी इसमें बहुत तरामीम की ज़रूरत है, ताकि इसको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इवॉल्व करेगा हम इसको बेहतर बनाएं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब, इन्होंने 7-8 महीने से पार्टी ने, हुकूमत ने इन्हें टास्क दिया, ये वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से फॉर्मली इनफॉर्मली मिलते रहे और उनसे तजावीज़ भी लेते रहे, उनसे सलाह मशवरा भी करते रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हमें था कि हम कोई भी कानून में तरमीम कर नहीं सक रहे थे, इसलिए कि जो 2017 का सेंसस था, मरदमशुमारी थी, उस पर सिंध को शदीद एतराज़ात थे और काबीना की मंजूरी के बाद अप्रैल 2021 में हमने नेशनल असेंबली स्पीकर को लिखा था कि जी हमारा जो हक है कि CCI ने ये मंजूर कर लिया है, उसके ख़िलाफ़ अपील का हक किस सूबे को है और सिंध सूबा उस पर अपील कर रहा है, इसलिए कि हमारी आबादी आपने गलत गिनी है, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे सिंध के बाकी इलाके हों, आपने हमें बहुत शदीद अंडर काउंट किया है और उसकी हमने प्रूफ भी थे हमारे पास। मैं उस पर डिटेल में नहीं जानना चाहता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो हमने ये एतराज़ात की वजह से हम तरामीम कर नहीं सकते थे भाई, जब तक सेंसस नहीं फाइनल होगा। अगर इस नए सेंसस यानी 2017 पे मैं तरामीम बना लेता, अपने एक्ट बना लेता, तो मेरा केस क्या होता जो हमने पार्लियामेंट में भेजा हुआ था। 17 नवंबर को पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बुलडोज किया, सबको पता है, ये 38 पता नहीं 40 बिल, जिसमें एक हमारा ये भी था, एक जायज़ मुतालबा, सारे जायज़ बात थी जो थी, लेकिन ये एक सूबे की हक तलफी जो हो रही थी, उसको भी पार्लियामेंट ने बुलडोज किया। आप सब ने देखा उस दिन क्या हुआ। और वो जो बाकी सारी बातें थी, वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे थे EVM का, उसमें जो सूबा सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हुई वो छुप गई। उन्होंने ये 2017 वाला जो सेंसस था उसको वैलिडेट कर दिया पार्लियामेंट से। अब 17 नवंबर से पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। 17 नवंबर को यह आ गया। 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, इनफॉर्मली बात की, और हमने कहा कि जी इस कानून में, अब इस 2013 वाले जो हमारा कानून था उसमें अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे, उसमें UC की आबादी थी 10,000 रूरल एरियाज की, तो इस वक्त अगर किसी तहसील में 10 UC हैं, वो तो 20 बन जाएंगी। हमने उस वक्त जब कानून बनाया था, बिकॉज हम 98 वाले सेंसस पे बना रहे थे 2015 में, जब उस वक्त भी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन हमें पता तो नहीं थी ना आबादी क्या है, और जब तक फाइनल ना हम कुछ बना नहीं सक रहे थे। हमने कहा ये तो बहुत ही एक डिजास्टर हो जाएगा कि हमारी UCs की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो छोटे छोटे यूनिट्स बन जाएंगे UCs के। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें नया हम कानून बना रहे हैं और हम जल्दी बनाएंगे। अब रिस्ट्रिक्शन जो हमने बहुत जल्दी की वो ये वजह थी कि हमें 1 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ने कोई हमें एक्सटेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा जी आप कानून बनाएं। हमने फिर वो कानून बनाया, असेंबली में लेके आए, पहले काबीना से पास कराया, असेंबली में लेके आए। उसके दौरान भी नासिर शाह साहब की तकरीर आप सुन लें, जब उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि जी ये हमने इस वजह से बहुत जल्दी में बनाया है, इसलिए कि हमें 1 दिसंबर से पहले एक कानून देना है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, और हम आपकी तजावीज़ भी लेना चाहते हैं। उधर उन्होंने कुछ तजावीज़ दी भी, उधर बैठे हुए सईद गनी साहब साथ बैठे हैं मेरे, उनकी तजावीज़ आई। मैंने सईद गनी से कहा बाहर जाए, सलाह मशवरा करें और पार्टी लीडरशिप से भी पूछे, इसलिए कि ऑब्वियसली हम पार्टी लीडरशिप से कंसल्टेशन करते हैं और इनकी जो कुछ तरामीम हैं इस पर कोई राय ले ले। सईद वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनको उन तरामीम में इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट और आज भी इंटरेस्ट है
वो जो इनकी फेवरेट पास टाइम है ना कि बस हंगामा कर दो, चोर कह दो, डाकू कह दो, चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, इस नैरेटिव पे आगे जाना था उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की। अब तरमीम पेश ना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते किसी चीज़ को उधर? और वो हमने लॉ पास कराया। लॉ गवर्नर साहब के पास गया, आइन में बिल्कुल वो हमने करना था और आइन की रिक्वायरमेंट है। इन द मीनवाइल हम रुके नहीं, और मैं आज अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा गौर से सुनिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हमने वो उसी वक्त उस पर फिर थिंकिंग शुरू की कि इसमें बेहतरी, अब हमें ये अंदाज़ा था, अंदाज़ा ही कह सकते हैं, गवर्नर साहब ने पहले दिन ही कह दिया ये तो मैं वापस करूंगा। ऐसे मीडिया पे कहना नहीं चाहिए। मैंने उनको बाद में मिला था, मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने समझाने की मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है कि आप करें। वो मुझे उस वक्त तक तो वापस कर चुके थे कानून, लेकिन वो जो हमारा रेगुलराइजेशन वाला ऑर्डिनेंस है उस पर कुछ कहना चाहा। मैंने कहा नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैंने रात को टीवी पे सुन लिया है और मुझे ये भी पता चला टीवी से कि आपने टीवी को बता दिया कल सीएम मेरे पास आ रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि रास्ते में पता नहीं कोई सेटिंग वेटिंग ना की हुई हो। मतलब प्रोग्राम ऐसे तो नहीं बताते ना यार कि मेरे पास सीएम आ रहे हैं और बस बड़ी मैंने कमाल में उनका फ़ोन आया था, मैं उनके पास, और जब बुलाते मैं हाजिर होता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने टीवी पे कल सुन लिया है, तो आज तो अभी तो बस चाय वाय पीते और फिर चलते। तो ये बात हुई हमारी उस दिन, लिटरली ये बात हुई। बाकी और हमने दुनिया की बातें की, वो मुनासिब नहीं है बताना जो बातें हुई बाकी, इसलिए उससे कोई इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी कानून पे हमने कोई बात नहीं की। खैर वो जब वापस आए, इन द मीनवाइल हम अपना काम कर रहे थे। हमने और मैं जो चेंजेस हम आज काबीना में अप्रूव हुई हैं, जो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को हुकूमत पेश करेगी सूबाई असेंबली में, और उम्मीद रखेगी कि सूबाई असेंबली उसको पास करे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नर साहब ने कहा कि जी पहला उनका नुक्ता था एतराज़ का, एक तो नुक्ता समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि ये डीएमसी जो आप ख़त्म कर रहे हैं वो ना करें, लेकिन ये नहीं कहा कि टाउन भी ख़त्म करें। तो मुझे समझ नहीं आई, हमने बड़े सर जोड़े, सब बैठे इकट्ठे होके कि वो कह रहे थे, जो हमें समझ आई वो कह रहे थे कि यूनियन काउंसिल भी हो, उसके ऊपर टाउन हो, फिर डीएमसी हो और फिर केएमसी हो। मेरा नहीं ख्याल था ये मुनासिब था। तो हमने जो प्रपोजल अपना था कि यूनियन काउंसिल है, एक टाउन के अंदर यूनियन काउंसिल्स होंगी, कुछ यूनियन काउंसिल मुश्तमिल टाउन होगा और सारे टाउन जितने भी बनते हैं कराची में उस पर मुश्तमिल एक होगी केएमसी। तो उसको हमने नहीं छेड़ा और काबीना ने कहा नहीं जी ये सही नहीं है। दूसरी बात जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी हैरत भी होती है ना, वो एनी पर्सन पे एक हंगामा डाल दिया कि एनी पर्सन कहीं से भी ले आएंगे। वो मेरे भाई और बड़ी पुरानी जमातें भी हैं, मैं नई जमातों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो अक्ल समझ है ही नहीं, जो अभी भी बात कर रहे हैं। मैं तो सुन के मैं तो परेशान हूँ, तो पता नहीं आप लोग समझ सकते हैं उनकी बात, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो पुरानी जमातें हैं, जमात इस्लामी बहुत पुरानी जमात है। जमात इस्लामी से पूछे मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? मेरे बाएं जानिब नासिर शाह साहब बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2001 में डिस्ट्रिक्ट नाजिम सक्खर बने थे। शाह साहब आप किसी काउंसिल के मेंबर थे पहले? एनी पर्सन थे ना ये? तो नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम जमात इस्लामी का एनी पर्सन हो सकता है, इनकी अपनी पार्टी का, जो अब इनकी पार्टी का नहीं है, पता नहीं कौन सी पार्टी का है, किस तरफ है, ये इसको ऑन नहीं करते, कहते पता नहीं उसको हम बुलाएंगे भी नहीं, एपीसी जो बना रहे हैं उसमें भी नहीं बुलाएंगे। वो भी एनी पर्सन था। पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस जमाने में, जैसे कि आगे भी नहीं करेगी। उनको तो समझ ही नहीं है ना, उनको मैंने कहा। तो ये जो बड़ी जमातें थी जो पुरानी अपने आप को कहती हैं इधर स्टेक, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। अली गौहर खान महार साहब डिस्ट्रिक्ट घोटकी के नाजिम इलेक्ट हुए थे, एनी पर्सन थे। जीडीए की बात भी कर लो ना, ये अब आजकल जीडीए में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से एनी पर्सन इलेक्ट हुए थे एज डिस्ट्रिक्ट नाजिम 2001 में घोटकी से, एनी पर्सन थे। कवर नवीद जमील हैदराबाद के एनी पर्सन थे। हमने तो अपने कहा ना, तो हमारे तो बहुत थे भाई, ये तो मैं इनकी जो दो चार गिनती की वो बता रहा हूँ,
भाई साहब, तो ये जो एनी पर्सन थे तब जायज थे, अब नाजायज हो गए। और एक हंगामा, एनी पर्सन, भाई तुम लोग कुत्ते सारे के सारे, सिवाय पीटीआई के, वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो खैर हमने कहा हम इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, हमारे सिर्फ ख्याल ये था कि अगर कोई जो पहले 2001 के कानून में मौजूद था वो प्रोविजन वापस ले आते हैं। लेकिन जब एक एतराज़ात हर तरफ से हुए और जब हम हाउस में बैठे थे, ये एक एतराज़ था, तो मानने के लिए तैयार थे। तो हमने वो एनी पर्सन की शर्त हटा दी, अब उसको मेंबर, काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये सब जो एतराज करने वाले हैं इसके बेनिफिशियरीज रह चुके हैं पहले। खैर ये हो गया। अब आ जाए दूसरा कि जी शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग, इसमें हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 226 कि जी ऑल इलेक्शंस हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर टू बी बाय सीक्रेट बैलेट। आईन के आर्टिकल को रखते हुए हमने ये डाल दिया इसमें। ओ मुझे ये तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, ये तो पता नहीं कर लेंगे, घोड़े गधे घोड़े आपकी तरफ होंगे, पता नहीं आपके गधे घोड़ों अपनों का परेशानी है कि कुछ ट्रेड हो जाएंगे। हमें तो कोई डर नहीं था, लेकिन हम एक आईनी शिक की वजह से कह रहे थे कि इसको रखा जाए सीक्रेट बैलेट पे। लेकिन इतना हंगामा डाला, हमें कोई इसमें तो ओपन शो ऑफ हैंड में तो हमारा एज द सिटिंग गवर्नमेंट बड़ा फायदा है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जी शो ऑफ हैंड्स हो, इससे हॉर्स ट्रेडिंग को। मैंने कहा चलो, अब एक मैं कह रहा हूं मेरे अपना ख्याल है कि ये आइन से तसादुम है, लेकिन 2013 में भी शो ऑफ हैंड्स था और वो टेस्ट ऑफ जुडिशरी और सबसे निकल गया, तो हमने उसको भी वापस कर दिया है कि ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से होगा जो डिफरेंट इलेक्शंस। और इसलिए कि हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। ये भी एक तरमीम थी जो इस वक्त उन्होंने असेंबली के अंदर दी थी और हम तैयार थे, इसलिए कि हमारा कोई मकसद ही नहीं था इसमें। अच्छा जी, एक और हमने शिक डाली थी और मैं बताऊंगा वो क्यों डाली थी, कि जो शेड्यूल होते हैं ना, इसके कानून के फिर शेड्यूल होते हैं, हमने कहा शेड्यूल की तरमीम कैबिनेट से करा लें। इसलिए कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ये कानून इनकम्प्लीट था। हम इसमें काफ़ी चीज़ें शेड्यूल्स में रद्द बदल और ऐड करना चाहते थे। हमने कहा फिर असेंबली जाने की बजाय हम कैबिनेट से कर लेते हैं, इसलिए कि ये सारी, और ये हम जल्दी करना चाह रहे थे। हमने कहा दोबारा असेंबली बुलाना और सब कुछ करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम ये शेड्यूल्स की पावर कैबिनेट को दे देते हैं। इस पर इतराज़ किया, हमने इतराज़ मान लिया, इसलिए कि हमें टाइम मिल गया ना, ये 10-12 दिन मिल गए। हमने जो शेड्यूल में चेंजेस करनी थी वो आज मैं आपको बताऊंगा, वो चेंजेस करके और क्या करनी थी वो करके हम ले आए हैं और असेंबली में ले जाएंगे। तो ये भी इनकी बात मान ली। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है अगर पूछ लेते, सिंधी में जाते पुछड़ा न बुलड़ा, अच्छा पुंजड़ा न मुंझड़ा, जो पूछते हैं ना वो भूलते, वो कंफ्यूज नहीं होते। ये कंफ्यूज हो गए, पूछा नहीं, पूछ लेते ना। कहने लगे कि जी आपने इनके जो है टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपने निकाल लिया। वो भाई नहीं निकाला था। इस वक्त टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये गलती से शेड्यूल्स में केएमसी के पास भी था और डीएमसीज के पास भी था। इन प्रैक्टिस डीएमसीज ये टैक्स लेती हैं, केएमसी नहीं लेती। तो हमने उसकी दुरुस्ती के लिए केएमसी के शेड्यूल से वो निकाल दिया, टाउन के शेड्यूल्स में टाउन लेंगे। पहले डीएमसीज थी, अब टाउन हो गए, वो टाउन लेंगे। सूबाई हुकूमत ने नहीं लिया। एक एनैमली थी जो कानून में गलती से केएमसी का लिखा गया था और प्रैक्टिस में सिर्फ डीएमसी लेती है, वो किया, लेकिन वो पूछा नहीं। तो हम उर्दू में भी कहते हैं यार पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, तो ये पूछ लेते हैं भाई। तो थोड़ा सा अगर आपने बातचीत करनी थी तो आप इस तरीके से बातचीत करते, मीडिया पे आके बातचीत तो नहीं होती ना। कंसल्टेशन का जब जहाँ पे जिक्र है कानून का, आगे बात करूंगा उस पर, वहाँ नहीं करते। तो ये उनको हमने समझा देंगे कि भाई कोई ऐसा नहीं किया। बल्कि हमने एक चीज़ अभी इंप्लीमेंट की है, ऐलान हमने काफ़ी पहले कर दिया था, हम प्रॉपर्टी टैक्स वो लोकल काउंसिल्स कलेक्ट करेंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं करेगा कलेक्ट। अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट करके इनको देता है।
हमने लॉ में भी चेंज कर लिया है कि अब वो करेंगी लोकल काउंसिल्स। और मैंने ये भी कहा इसलिए कि इसमें थोड़ा सा था कि शायद कैपेसिटी नहीं है और लोकल काउंसिल्स जब कलेक्ट करने लगेंगी तो रिकवरी कम ना हो जाए। और मैंने अभी मैं किसी एज चीफ मिनिस्टर मैंने यकीन दहानी कराई है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल मेक गुड। इस वक्त तकरीबन 1.6 बिलियन एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डीएमसीज को और केएमसी को भी कुछ हिस्सा। तो मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जी सर आप ये करेंगे, कुछ लोगों का ख्याल था कि हो सकता है 1.6 से कम हो जाए अगले साल कलेक्शन। तो मैंने कहा 2-4-500 मिलियन अगर कम हो जाएगी तो सूबाई हुकूमत इसको पूरा करेगी, लेकिन ये खुद ही टैक्स कलेक्ट करें, अपने पाँव पे खड़े हों। डीएमसीज को सिर्फ मांगने वाली या लोकल काउंसिल्स को नहीं चाहिए, खुद भी कलेक्शन अपनी करें। तो हम टैक्स इनको एडिशनल दे रहे हैं। अब जो टैक्स है ये लेंगे आपकी प्रॉपर्टी टैक्स लोकल काउंसिल्स। तो ये अगर पूछ लेते तो सीख लेते कुछ। हाँ, और इसमें देखिए मैं जब होगा कि जो पैसे मैं रिकवर करूंगा मैं खुद ही उनको खर्च कर सकता हूँ, तो इंसेंटिव भी होगा लोकल काउंसिल्स को ये करने में। अच्छा जी, एक चीज़ और जो भेजी गई कि डीलिमिटेशन में हमने एक शिक डाली है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो फॉर रीजंस टू बी प्रॉपरली जस्टिफाइड रिकॉर्डेड, आप जो पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट है ना उसको रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कोई नई कहीं आसमान से उतार के नहीं लाए थे। ये जो 2001 का ऑर्डिनेंस था जिसके बारे में बड़ी बातें करते हैं, ऐसा पता नहीं क्या, जिसने मेरे हिसाब से तो हमारे पुराने कॉलीग थे वो कहते थे ये डेवोल्यूशन का नहीं डेमोलिशन का कानून था, वो बिल्कुल सही कहते थे। तो उसके सेक्शन 6 में ये मौजूद है और इस पे ओवरसाइट इलेक्शन कमीशन का। ऐसे थोड़ी है कि मैं मेरा गांव वावड़ है उसे कहूं कि जी वावड़ जो है वो मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा आज से। मतलब ये समझ रहे हैं कि ऐसी अंधेरी नगरी है, लेकिन पता नहीं इनको शायद है। मैं बताऊंगा ना अंधेरी नगरी कैसे ये सोचते हैं, किस तरीके से इनकी डिसीजन मेकिंग होती है। जब आदमी खुद के अंदर में मसले होते हैं ना, चोर होता है तो फिर वो दूसरों को भी चोर समझता है। तो ये शिक पहले से मौजूद थी और इसकी मकसद ये है कि यार कहीं अगर थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़े और एरिया बहुत बढ़ जाए, अगर फॉर एग्जांपल आप एक हमारा रेवेन्यू यूनिट देह होता है, एक देह से कम तो आप नहीं ला सकते। अगर पॉपुलेशन में लेट से जो रिक्वायरमेंट उससे 100 की कमी हो गई और अगली देह है उसकी 600 की आबादी है, लेकिन वो अगली देह जो है उसकी एरिया जो है वो साले 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर हो जाएगी, तो उस केस में फॉर जस्टिफाइड रीजंस आप कर सकते हैं, ये है। लेकिन इन्होंने इसको कहा ये तो भाई पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इस पे ओवरसाइट इलेक्शन कमीशन की होगी, तो ये हमने बात नहीं मानी। दूसरा वो हमने इनके डिमांड पे, मैंने शुरू में कहा था टाउन्स बनाए, ये हर आपको भी निकालने इनकी पुरानी सारी चीज़ें कि जी टाउन सिस्टम वापस लाए। तो हमने जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं हमारे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़कानो और सक्खर, इन 6 में हमने कराची में तो मेट्रोपॉलिटन होगी, इसलिए कराची ऑब्वियसली बहुत बड़ा शहर है हमारा और मेट्रोपॉलिटन का स्टेटस है उसको। बाकी सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी और उनमें भी टाउन्स बनेंगे। तो इस वजह से कराची और हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई, उस डिस्ट्रिक्ट से, ये वजह थी। वो इसकी ये हमने उनको समझा देंगे, कोशिश करेंगे असेंबली में समझाए, ये हमने किया है। एक और थी, अगेन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में गलती होगी शायद, कि जो टर्म ऑफ द काउंसिल है, पहले आइन में या कानून में लिखा था कि फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल, और हमने कह दिया था कि फ्रॉम द ओथ। मैं खुद कह रहा हूँ जी मेरी टर्म सुबह असेंबली की शुरू होती है जिस दिन मैं ओथ लेता हूँ, और आपको याद होगा 2001 में जब जोड़ तोड़ हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को 2-3 महीने लग गए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो क्या वो 2-3 महीने असेंबली, जो मैंने तो ओथ ले लिया था, एमपी की तनख्वाह भी लेना शुरू हो गया, और मैं कहूँ कि जी अब 3 महीने बाद चीफ मिनिस्टर बना था इसलिए अब उसकी तब तक होगी। इन्होंने कहा नहीं जी फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग करें। हमने इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी, लेकिन हमने इनकी बात मान ली। हमने अब ये सिर्फ कहा है, मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जिस दिन पहली मीटिंग हो उस दिन ओथ दिलवा दो, यार क्या मसला है, ओथ उसी दिन दिलवा दो, ही नहीं कि आज ओथ दिलवाओ और मीटिंग 6 महीने बाद करो। अब आप
तो ये मसला हल हो जाएगा। इससे हमने इनकी बात मान ली, शेड्यूल्स की मैंने बात कर दी। एक चीज़ अब जो हमने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ अब जो फंक्शंस है ना, वो हैं टीचिंग फंक्शंस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज, अडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशनल, ये ऑप्शनल फंक्शंस में जो इनके थे, हेल्थ एंड मैटरनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इनको हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप संभालें, इसलिए कि अगर कहीं अस्पताल नहीं चलता है, सारा ब्लेम हुकूमत सिंध यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आता है। और हम सिर्फ अपनी जान इस तरीके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये मेरे तो कंट्रोल में नहीं है, ये तो यार केएमसी ने चलाना है, ये तो फलानी डिस्पेंसरी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चलानी है। अब मैं ये बहाना नहीं कर सकूंगा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि सारे अस्पताल और सारे स्कूल चलें, और ये हम एज इट इज़ रख रहे हैं, इसमें चेंज नहीं कर रहे। इसमें एक एंट्री आ गई थी मिल्क सप्लाई स्कीम्स, वो हम वापस कर देते हैं, लेकिन मैंने पूछा ये जब से लगी है कोई मिल्क सप्लाई स्कीम है नहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या यूनियन काउंसिल या किसी भी मेट्रोपॉलिटन, लेकिन हम वापस कर देते हैं दूध बेचे। ठीक है जी, ये हमसे गलती हो गई, उसकी माजरत भी चाहते हैं कि आपसे इतना बड़ा ले लिया था। स्कूल और अस्पताल, इन्फेक्शियस डिजीज भी उनका काम था। अब इन्फेक्शियस डिजीज अभी हम सारे कोरोना की उसमें चल रहे हैं, किसी ने आधा मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है अभी, नहीं तो मैं बैठने नहीं देता था किसी को मास्क के बगैर। उस पर भी एतराज़ होने की मैं बहुत शोर मचाता रहूँ। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज तो इनफैक्ट हमने नेशनल लेवल पे इसको ले लिया था। अब मैं कहूँ यूनियन काउंसिल को, बेटा जिम्मेदारी तुम्हारी, कोरोना नहीं, पहले मैं कुछ नहीं जानता, तो इसलिए हमने उठा। लेकिन हमने, और ये मैं आपको जो एडिशनल चीज़ें जो मैंने कहा ना, शेड्यूल्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने पावर लिया था। हमने एक नया शेड्यूल 9 डाला, शेड्यूल 9 है ना, लेकिन शेड्यूल जी हाँ भाई, मतलब आप चाह रहे यूसी को दे दें तो मैं, हाँ नहीं, हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड सारी फैसिलिटी सूबाई हुकूमत एडमिनिस्टर करेगी। लेकिन एक हमने नया कॉन्सेप्ट जो हम सोच रहे थे, इसीलिए मैंने बताया ना शेड्यूल्स को हमने अपने पास क्यों रखा था, कि हम ये अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन हमें मौका मिल गया तो हमने वो पावर ख़त्म कर दिया काबीना का, और अब असेंबली में ही होगा। हम इंशाल्लाह ताला परसों असेंबली के अंदर ये कानून पेश होगा, उसमें एक नया शेड्यूल 9 है गालिबन। उसमें एक हम सिस्टम ये कर रहे हैं कि अपना हेल्थ, एजुकेशन, पुलिसिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, विमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, रिलीजियस अफेयर्स, और फिर कासिम ने कहा था डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, उसकी भी मैंने बात रहेगी आपसे करता हूँ, एंड माइनॉरिटीज। इन सब एक यूनियन काउंसिल में अगर प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल का जो हेड मास्टर होगा या प्रिंसिपल या जो भी उसका हेड होगा, कानून में मैंडेटरी, यानी मैं इस पे शुरू करूँ, पुलिस मैंने बता दिया था, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कानून में कि एवरी क्वार्टर वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा उस यूनियन काउंसिल को। ये पहले कभी भी नहीं था। अब ये तो कह रहे हैं हमसे ले लिया, हम तो दे रहे हैं पावर, ड्यूटीज दे रहे हैं। वो स्कूल का प्रिंसिपल अपनी यूनियन काउंसिल को हर क्वार्टर में, अगर एक यूनियन काउंसिल में 4 स्कूल हैं तो वो चारों प्रिंसिपल एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जी मेरी इनरोलमेंट इतनी है, मेरे टीचर्स इतने, अपनी बिल्डिंग की कंडीशन के बारे में भी बताएगा। ये सब कुछ एक रिपोर्ट का पूरा तरीक़ाकार होगा। वो यूनियन काउंसिल चेयरमैन यूनियन काउंसिल को सबमिट करेगा। यूनियन काउंसिल का पावर है कि उसको देखे, डेलिब्रेट करे, आपस में उसको डिस्कस करे, और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उस स्कूल को भी दे, और उसके साथ साथ एक कॉपी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजे। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें देखेगा कि जी कौन सी अप्लाई करती हैं, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, वो करेगी। इसी तरीके से बेसिक हेल्थ यूनिट का जो इंचार्ज डॉक्टर है उधर
एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर है वो रिपोर्ट देगा यूनियन काउंसिल को। फिर आपके जो तालका हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ टाउन में होंगे। तालका हेडक्वार्टर आपके यहाँ टाउन है या म्यूनसिपैलिटीज़ है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या टाउन है या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या कॉरपोरेशंस हैं। वो रिपोर्ट क्वार्टरली अस्पताल का हेड उन इदारों को देगा। तो ये तो कह रहे थे कि हमसे अस्पताल और स्कूल ले लिए, हमने तो पूरे सूबे के अस्पताल और स्कूल की ओवरसाइट इनको दे दी है। एम्पावरमेंट इसे कहते हैं, और ये चीज़ थी जिसके वजह से हम शेड्यूल रखना चाह रहे थे अपने पास कि हम जल्दी कर लें, लेकिन अब मौका आ गया तो शेड्यूल भी ले लिया और ये असेंबली में ले जाएंगे। इसी तरीके से हर पुलिस थाने का SHO क्वार्टरली रिपोर्ट यूनियन काउंसिल में जमा कराएगा कि क्राइम कितना हुआ है, कितने लोग पकड़े हैं, क्या FIR दाखिल हुई है। और यूनियन काउंसिल का हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको नहीं दे रहे, लेकिन वो रिपोर्ट जब आएगी उसको स्टडी करेंगे, डिलिबरेट करेंगे, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे, और ऑब्जर्वेशंस SHO को भी भेजेंगे और साथ साथ होम डिपार्टमेंट को भी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।